नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात अमृत काल की। जी हां, प्रधानमंत्री कहते हैं देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और अब जब 100 साल देश को आजाद हुए होंगे तो ये जो 25 साल हैं, आगामी 25 साल हैं, ये अमृत काल है। तमाम उन बाधाओं से को दूर करना है, तमाम उन परेशानियों को खत्म करना है अगले 25 सालों में जो अब तक भारत के सामने आई हैं। पराक्रम की पराकाष्ठा इस देश को मिलकर करना है, जिससे इन तमाम समस्याओं से हम बाहर निकलेंगे। और अब अमृतकाल तमाम पंचप्रण जो प्रधानमंत्री ने बताए हैं उनके साथ आगे बढ़ने का है और मेहनत करने का है, तमाम मुश्किलों को दूर करने का है। अमृतकाल का भारत किस तरीके का होगा, कैसे अमृतकाल में भारत काम करेगा, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी हैं। हाल में एक किताब आपकी है अमृतकाल का भारत। जी हां, और किस तरीके से इस अमृतकाल के भारत की अगर बात की जाए तो वो संकल्पना हो सकती है, इस पर आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले यही कि प्रधानमंत्री आखिर इसको अमृतकाल क्यों कह रहे हैं और क्यों ये अमृतकाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल की घोषणा इसलिए की कि हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके, बड़ी उपलब्धियां, बड़ा गौरव और विश्व मंच पर एक बहुत ही सार्थक स्थान भारत ने बनाया है। बावजूद इसके कुछ संकट हैं, कुछ समस्याएं हैं जो आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। लोगों को न्याय दिलाना, आखिरी आदमी को न्याय दिलाना और सब मिलकर के किस तरह इस देश का विकास कर सकते हैं, इस देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, ये संकल्प हमें अमृतकाल में लेना है। आने वाले जो 25 वर्षों की यात्रा है उसमें हमें जो कुछ संकट बच गए उन संकटों का समाधान करना है, भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है दुनिया का। और विश्वगुरु जो बात कही जा रही, भारत को विश्वगुरु बनाना है कि भारत अपने संकटों से जूझ करके दुनिया को सुख देने के सूत्र दे, क्योंकि हम पहले भी विश्वगुरु थे और विश्वगुरु इसलिए थे कि हम देते थे। जो देता है, हमारी संस्कृति, वो देवता होता है। और क्योंकि हम देने वाले बने, क्योंकि हम लोगों को सुख शांति देने का एक मार्ग दिखाएं और पूरी दुनिया में जो वैमनस्य है, जो एक प्रकार की गैर बराबरी है, जो एक हिंसा पूरी दुनिया के अंदर दिखती है, वो समाप्त हो। और वो तभी होगी जब भारत आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो मैंने अपनी पुस्तक लिखी अमृतकाल में भारत, उसमें मैंने बिल क्लिंटन को कोट किया अपने जो प्राकथन में। उसमें बिल क्लिंटन साहब ने कहा कि भारत को दिग्गज होना होगा और वास्तविक किस्म का दिग्गज होना होगा। और वो इस बात को इसलिए कह रहे थे बिल क्लिंटन साहब क्योंकि भारत अगर दिग्गज बनता है, भारत अगर अग्रणी भूमिका में आता है तो वो किसी की जमीनें कब्जा नहीं करता, वो किसी पर अत्याचार नहीं करता, वो दूसरों के सुख का विचार करता है। क्योंकि भारत की संस्कृति एक समावेशी और वसुधैव कुटुंबकम विचार करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमें आगे बढ़कर अपनी भूमिका को स्वीकार करना पड़ेगा। आप अपनी किताब में लिख रहे हैं कि अमृतकाल की सिद्धियों का जो मंत्र है वो है सबका प्रयास, सब बढ़े, सब मजबूत हो, सब आगे बढ़े। और ये मंत्र आप दे रहे हैं, क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, मंत्र मैंने नहीं दिया, ये मंत्र तो हमारे राष्ट्र नायकों ने दिया है और आज माननीय प्रधानमंत्री इस मंत्र घोष को बहुत आगे लेकर के आए हैं। क्योंकि देखिए, हम ये नहीं मान सकते किसी भी देश का कोई समाज, कोई प्रांत, कोई जिला, कोई नगर पिछड़ा रहेगा और देश आगे बढ़ जाएगा। तो ये मानना कि थोड़ी सी प्रगति, थोड़े से लोगों ने प्रगति कर ली, थोड़े से लोगों की जिंदगी में चमकीली प्रगति आ गई, उससे पूरी दुनिया का उद्धार हो गया, ऐसा होता नहीं है। भारत के हर क्षेत्र के, भारत के हर गांव को, भारत के हर प्रांत को, भारत के हर भाषा भाषी को, हर जाति पंथ के व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। जब सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए हम किसी को छोड़ नहीं सकते, एक भी व्यक्ति को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर असहाय है, एक भी व्यक्ति वो है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते थे और ये सरकार अंत्योदय का जो उनका स्वप्न है उसको साकार कर रही। महात्मा गांधी के जो सपने थे, डॉक्टर लोहिया के जो सपने थे, दीनदयाल उपाध्याय के जो स्वप्न है, उस स्वप्न पर यह सरकार चल रही है और अंत्योदय का विचार लेके चल रही है कि हर व्यक्ति इसमें सहभागी हो। लोकतंत्र जो है सफल तभी होता है आदित्य जी, जब लोकतंत्र में लोग सहभागी होते हैं। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और ये जो समावेशी विकास है तभी होगा जब सब लोग सहभागिता करेंगे, इस लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी करेंगे। और जब लोग अपनी हिस्सेदारी करेंगे हम अपने लोकतंत्र को फलता फूलता हुआ देख पाएंगे। लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है सिस्टम जो हमारे देश का है। वो सिस्टम आपको लगता है कर्म भोगी की बजाय कर्म योगी बने, कितना आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कर्मयोगी मिशन की शुरुआत की और जो कर्मयोगी मिशन है वो सामान्य जनों के लिए नहीं है, वो माननीय जो हमारे अधिकारी हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं उनके लिए है। उनके मन में गीता का जो कर्मयोग है वो किस प्रकार से प्रतिष्ठित हो
और किस प्रकार से वो समाज के प्रति संवेदनशील हो, जो डिलीवरी सिस्टम हो वो ताकतवर हो, लोगों को न्याय मिल पाए, वो व्यवस्थाएं न खड़ी हों जिनके नाते लोगों तक वास्तविक न्याय नहीं पहुंच पाता, सामाजिक न्याय नहीं पहुंच पाता, आर्थिक न्याय नहीं पहुंच पाता। सब प्रकार का न्याय लोगों तक पहुंचे, समाज में गैर बराबरी खत्म हो, इसके लिए प्रशासन का संवेदनशील होना, प्रशासन का कर्मियों के सिद्धांतों में विश्वास करना बहुत जरूरी है। और इसलिए बार बार गीता के कर्मियों की बात की जाती है। और कर्मयोगी मिशन की शुरुआत करने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही लक्ष्य है कि जो नौकरशाही, जिसको विकास में बाधक माना जाता था, जिसको माना जाता था कि इसका काम ही है काम को अटकाना, लटकाना और भटकाना, वही नौकरशाही, वही तंत्र आज जो है किस तरह से देश की प्रगति में सहायक बना है, आखिरी आदमी की जिंदगी में उजाला लेकर के आ रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो कई बार जो है एक बदले हुए परिदृश्य में, एक नए भारत में हम इस चीज को होता हुआ देख रहे हैं कि उसी तंत्र के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को विकसित होता हुआ देख रहे हैं। संजय जी, एक चीज और, जब हम संचार की बात करते हैं तो संवाद की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि बड़े से बड़े मुद्दों का हल जो है वो संवाद में होता है, वो चर्चाओं में होता है। हमारे देश की संसद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है संवाद के लिए, चर्चा के लिए। और एक विकसित भारत की अगर बात करें या राष्ट्र निर्माण में संसद की भूमिका की अगर बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं? वो इसलिए ये प्रासंगिक होता है सवाल क्योंकि हाल के कुछ सालों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं संसद में जिस तरीके से चर्चाएं होनी चाहिए वो चर्चाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। संसद में जो गतिरोध होता है वो दिखाई देता है। राष्ट्र निर्माण में संसद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, मेरा मानना है कि संसद तो एक तरह से लोकतंत्र का मंदिर है, सर्वोच्च स्थान है। और आपको स्मृति होगी कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जब जीत करके आए और उन्होंने सबसे पहले संसद की देहरी पर सिर झुकाया और प्रणाम किया, तो इससे ही पता चलता है कि संसद की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। और देखिए, संसद हम सबकी ज़िंदगी में बेहतरी के फैसले लेती है। ये भारत कैसा चलेगा, लोकतंत्र कैसे चलेगा, किस तरह से होगा। और विरोध भी उसका एक पक्ष है। अगर विरोध हो रहा है तो उसको बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए संसद में पक्ष विपक्ष हैं, गतिरोध भी होंगे, विरोध भी होंगे, पर अंततः सब मिलकर इस देश के विकास की बात करते हैं। तो जो विरोध भी हो रहा है वह भी विपक्ष का अधिकार है, क्योंकि विरोध भी हो रहा है तो उसमें कोई बहुत बुरा मानने की बात नहीं। संसद को चलाना सुचारू रूप से चले, ये प्रयास सभी का है, ये पक्ष का भी विपक्ष का भी है। सब मिलकर के संसद को चलाएं, संसद में अच्छी चर्चाएं हो, उन चर्चाओं के माध्यम से देश की जनता का विकास हो, क्योंकि संसद अपने उद्देश्यों की पूर्ति तभी कर पाएगी जब उसका अधिक से अधिक समय लोगों के बारे में जो विमर्श है, जो डिस्कोर्स है, उसमें लोग चर्चाओं में हिस्सा लें, सभी सांसद आगे बढ़कर के अपने विषयों को लेकर के आए, तो मुझे लगता है उसकी सार्थकता पूरी होती है। जिस प्रकार के गतिरोध हो रहे हैं निश्चित रूप से चिंता में डालने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि इस बात को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि विरोध करने का भी अधिकार है और वो अधिकार उनको अधिकार है प्राप्त है, किंतु अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद के अंदर चर्चाओं के माध्यम से अगर विरोध करेंगे तो शायद सरकारों को भी एक नई राह मिलेगी, प्रशासन को भी एक दिशा मिलेगी और समाज को भी एक दिशा मिलेगी। संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की जो पूरी शैली हमने देखी पिछले 9 सालों को अगर देखें, जनता के साथ उनका जो कनेक्ट है, जनता के साथ जो उनका संवाद है, और आप याद करिए सर कि वो पहला मन की बात का कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री का प्रसारित हुआ था तब उन्होंने ये कहा था पहले एपिसोड में कि सब कुछ काम सरकारें नहीं कर सकती हैं, जनता वो मिलकर काम करना पड़ेगा सरकार के साथ में, और उसके परिणाम आज हमें दिख भी रहे हैं। एक सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ या तंत्र के साथ जनता का संवाद कितना महत्वपूर्ण है और वर्तमान दौर में आप उस संवाद को कैसे देखते हैं, वो कितना प्रभावी आपको दिखाई देता है? देखिए, मेरा मानना है कि एक अद्भुत संचारक के रूप में प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि बनाई है। ऐसा संचारकर्ता, इस प्रकार से लोगों को कनेक्ट करने वाला और अपने विषयों पर लोगों को लेकर के आने वाला। और जहां तक आपने मन की बात की कि बहुत ही सकारात्मक संचार मन की बात के माध्यम से उन्होंने किया। एक राजनीतिक नेता के लिए ये लोभ सम्मान करना बहुत मुश्किल होता है कि वो उसमें राजनीतिक बातें न करें, पर देखिए उसके 100 एपिसोड पूरे हुए, बड़ा जश्न पूरे देश के अंदर उसका मनाया गया और कहीं भी उन्होंने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। देश के विकास की बात की, उन लोगों की बात की जो प्रतीक बने हैं विकास के, उन लोगों की बात की जो छोटे स्थानों पर रह करके बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे सामान्य व्यक्तियों में असामान्य जो प्रतिभा उन्होंने देखी और उसका राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लाकर के वर्णन किया, वो अपने आप में अद्भुत है। और आप पद्मश्री जो जिन लोगों को दिया गया, पद्मभूषण दिए गए, उन लोगों की सूची को देखिए तो प्रधानमंत्री का कितना कनेक्ट है सामान्य जन से। और इसीलिए आज दुनिया में नहीं, आप ये देखेंगे बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में भी
आज वो सर्वाधिक फॉलोअर्स पाने वाले नेता हैं। सब मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है कि विश्व मंच पर उनको स्वीकृति मिली है। लोग दिलों में वो करते हैं, स्थान उन्होंने बनाया है। ये अपनी लगातार जो उनकी संवाद कला है, जो उनकी देह भाषा है, जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री उनकी ही बात कर रहे हैं। एक समय में ये लगता था कि ये आदमी है, हमसे बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी बातें कर रहा है, पर प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एहसास कराया कि मैं आपके बीच का व्यक्ति हूं, आपकी जैसी आपकी बात जो आप मन में सोच रहे हैं, जिस प्रकार का आप देश बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार का देश मैं बनाना चाहता हूं। और आपने देखा कोरोना जैसी महामारी के दौरान उन्होंने किस तरह पूरे देश को साथ लिया और इतने संकटों से देश को निकाला। देखिए, एक नेता का जो काम होता है वो समाज को संबल देना, उसको ताकत देना, उसकी शक्ति का एहसास कराना। और उन्होंने कभी भी भारत के मनोबल को, भारत के आत्मबल को टूटने नहीं दिया, बल्कि जिन देशों में संकट खड़े हुए उन देशों की भी आगे बढ़ के मदद की। हाल में आपने देखा तुर्की ने किस तरह की भूमिका ली भारत के बारे में, कि हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देता रहा कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की पर संकट आया तो सबसे पहले भारत के लोग वहां पर खड़े हुए। कोरोना वैक्सीन भी दुनिया के तमाम देशों को दी, उसके नाते प्रधानमंत्री की आलोचना भी हुई कि पहले अपने देश के लोगों को वैक्सीन लग जाए। पर जो पर दुख का तरता है, दूसरों के दुख में खड़े होना, दूसरों के संकट में साथ में खड़े होना, ये जो भारत का स्वभाव है, इस स्वभाव के प्रतीक के रूप में आज विश्व मंच पर पहचाने जा रहे हैं। इस स्वभाव को ही अगर आगे लें, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली सर, आपने कहा कि कोरोना के समय जिस तरीके से पूरी दुनिया को भारत ने अपनी वैक्सीन नीति के जरिए वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, और आज भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आपने शुरुआत में अपनी बात में भी कहा, आज भारत वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कर रहा है, और वो ऐसा ही नहीं कर रहा है। हमने योग के जरिए दुनिया भर को बताया है कि आप निरोगी किस तरीके से रह सकते हैं। आज हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं। आज भारत की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और पूरी दुनिया आज उसको मना रही है और उसके फायदे बताने की कोशिश। क्या भारत ने दुनिया के भविष्य को सुरक्षित करने का भी जिम्मा एक तरीके से लिया हुआ है अपने इस अभियान के जरिए? देखिए, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं तो फिर सिर्फ बात नहीं कहते, हम उसको करके भी दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, नारे देना एक अलग बात है, पर उस नारे को जीवन में उतारना बिल्कुल दूसरी बात है। आज प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लोगों के सामने स्थापित किया कि भारत का जो विचार है वो सबके लिए है, वो समावेशी विचार है, पूरी दुनिया को सुख देने वाला विचार है। और इसलिए उन्होंने जो भी नीतियां बनाई हैं वो वैश्विक नीतियां हैं, विश्व कल्याण की नीतियां हैं, विश्व मंगल की नीतियां हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वह लोक मंगल की संस्कृति है। जब हम लोक की बात करते हैं उसमें समूचा ब्रह्मांड समा जाता है, सारी सृष्टि उसके अंदर क्या आती है। और इसलिए आप देखिए कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा, एक नहीं सशक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय। लोगों का दिल जीतने का काम ये संस्कृति करती है, लोगों का मन जीतने का काम करती है। कि जब आप लोगों के सुख में सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि एक दिनायतदारी के नाते, एक मानवता के पक्ष में खड़े होने के नाते जब आप लोगों के साथ खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया आपकी उस भावना का आदर करती है। और इस नाते आज विश्व मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आदर प्राप्त हो रहा है और अमृतकाल जो है वो अमृतकाल आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जल्दी ही भारत जगत गुरु के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि भारत अब देने वाला बन गया है, अब भारत मांगने वाला राष्ट्र नहीं है। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था और उस किताब में मैंने एक चीज़ ये देखी कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, आप एक देश एक राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। ऐसी तमाम एकरूपता लाने की बातों का जिक्र आपने उस किताब में किया है। ये एकरूपता कितनी ज़रूरी है, ये यूनिफॉर्मिटी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अगले 25 साल में अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है या अपने सही संसाधनों का सही उपयोग करना है, तो ये एकरूपता को आप क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि एक राष्ट्र जो है, एक स्वर उसका होना चाहिए, एक राष्ट्र का एक स्वर होना चाहिए। हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह से सोचते हैं, पर एक भारतीय के नाते, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हमारी सबसे बड़ी पहचान है भारतीयता, भारत। और जब हम एक भारतीय के नाते स्थापित होंगे, जब एक भारतीयता का पक्ष लेंगे, और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या? हमारा संविधान। तो भारत, भारतीयता और हमारा संविधान, और उस नाते जब पूरा देश एक मन से सोचतेगा, एक राष्ट्र एक जन, जब एक राष्ट्र है तो एक मत होना बहुत जरूरी है। आज हम अगर मुगलों के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष हमने किया, इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई हमने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लड़ी, आतंक के विरुद्ध हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ पा रहे हैं? क्योंकि भारतीय होने के नाते हम लड़ पा रहे हैं।
अगर हम भारतीय होंगे तो सब प्रकार के संकटों का सामना कर पाएंगे, एकजुट होकर के अपने संकटों का सामना कर पाएंगे। और हम अगर बटे बटे रहेंगे विभिन्न कारणों से, पंथ, जाति, भाषा, भेदभाव, तमाम तरह के भेदभाव भी, तमाम तरह की कमियां भी हैं, उन कमियों का बार बार उल्लेख करना या अपनी शक्ति को एकजुट करके एक भारतीय के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना, ये हमको देखना पड़ेगा। आज अमेरिकन हैं, जापानीज हैं, कोरियंस हैं, चीनी हैं, इनकी अगर एक पहचान है तो भारत की एक पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के जो मुल्क आगे बढ़े, जिन्होंने एक अपनी प्रगति के शिखर रचे, वो इसलिए रच पाए क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे जो सर्वोच्च पहचान है, राष्ट्रीयता की जो पहचान है, उसको स्थापित किया। इसलिए हमें अपनी भारतीयता की जो पहचान है उसको स्थापित करना पड़ेगा कि सबसे पहले भारत, कंट्री फर्स्ट, सबसे पहले भारत है, उसके बाद हम कुछ और हो सकते हैं। उसके बाद हमारी जो अलग अलग क्षेत्रीय पहचानें हैं वो अपनी सुरक्षित रहेंगी। उन क्षेत्रीय पहचानों को मिटाने की बात नहीं हो रही, पर भारतीयता सह राष्ट्रीयता, भारतीयता और राष्ट्रीयता को साधते हुए हमें इन सपनों को पूरा करना है, लड़ते हुए नहीं, झगड़ते हुए नहीं, एकता के सूत्र खोजते हुए। हम अलग अलग क्यों हैं ये बताने वाले अनेक लोग हैं, पर हम एक क्यों हैं, हमें एक क्यों रहना चाहिए, हमारे एक रहने से किसका फायदा है, और हम एक रहेंगे तो कैसे दुनिया के सामने हम एक आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। और मुझे लगता है अमृत काल में हम इन सपनों को पूरा होते देख पाएंगे जिनको हमारे आजादी के नायकों ने देखा था। बटे हुए भारत के साथ हम अमृत काल में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात आप कहते हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब पिछली बार पंच प्रण दिए थे, उन पंच प्रण में प्रधानमंत्री एक ये कहते हैं कि हम अपनी विरासत को नहीं भूल सकते हैं, हम अपने उन तमाम क्रांतिकारियों के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हमने देखा आपकी किताब में भी आप जिक्र करते हैं, आप महात्मा गांधी का भी आपने जिक्र किया, उनके योगदान का, आप टंटिया भील का जिक्र कर रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का आप जिक्र कर रहे हैं। इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो इन लोगों में भी बटा हुआ है। कैसे इस पंचप्रण की संकल्पना पूरी होगी इस वर्ग के साथ? वो वर्ग उसको तो मान रहा है जो पंचप्रण की बातें कर रहा है, प्रधानमंत्री हो या इस विचार, लेकिन उनमें भी कुछ लोगों में बट रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, जो राष्ट्र पुरुष होते हैं वो किसी समाज के नहीं होते, राष्ट्र पुरुष जो है राष्ट्र का होता है। और जिन लोगों ने, जिन नायकों ने अलग अलग क्षेत्रों में देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, वो इस पूरे राष्ट्र के लिए वो है। भले वो तमिलनाडु में व्यक्ति बैठा हो, कहीं पे झारखंड के अंदर बैठा हो, कहीं का व्यक्ति हो, छोटे स्थान पर उसका संघर्ष रहा होगा, पर वह संघर्ष इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए था, भारत माता को गुलामियों से मुक्त कराने के लिए था, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए था। और इसलिए हम स्वराज्य की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं कि ये अंग्रेजों का चला जाना और भारतीयों का सत्ता हस्तांतरण हो जाना इतना भर नहीं है। स्वराज में सब प्रकार से भारत अपने आधार पर खड़ा हो, सारी जो नीतियां हैं, हमारे जो कार्यक्रम है, हमारी जो न्याय प्रणाली, हमारी शिक्षा प्रणाली है, सब कुछ भारतीयता के आधार पर खड़ी हो। उसमें जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसका भी एक स्थान है। तो सब प्रकार की जो प्रणालियां हों वो भारतीयता पर आधारित हों, वो हमारी जड़ों से निसर्ग उनका हो, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई हो। जब भारतीयता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, भारत की जमीन की आबो हवा के हिसाब से जो फैसले होंगे वो निश्चित रूप से हमें जोड़ने वाले होंगे, और तब जो है भारत का जो मन है वो आगे बढ़ सकेगा। जैसे कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय या भाषा के आधार पर कोई वर्गभेद नहीं होना चाहिए कि भाई आप अंग्रेजी जानने वाले हैं इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय भाषाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए और सब भारतीय भाषाएं समान हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि समस्त जो भारतीय भाषाएं हैं वो राष्ट्रभाषा है और हिंदी राजभाषा है। सब भारतीय भाषाओं को सम्मान देना, अपनी मातृभाषाओं को सम्मान देना, अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को सम्मान देना, अपनी जातीय अस्मिता को सम्मान देना, सबको सम्मान देते हुए भारतीयता के अधिष्ठान पर लोगों को आकर के खड़ा करना, ये अमृत काल का संकल्प है। और मुझे लगता है जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारे सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे और भारत माँ एक दिन जगत गुरु के सिंहासन पर आसीन होगी। जिन पंचप्रण का नारा जब प्रधानमंत्री ने दिया था, वही प्रधानमंत्री आज ये कहते हैं कि पहले लोग ये कहते थे कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि सरकार सबके लिए करेगी। शिक्षा नीति के जब 3 साल हुए तब प्रधानमंत्री ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो युग बदलने वाले जो निर्णय होते हैं वो अपना समय लेते हैं, जो बड़े फैसले होते हैं युग बदलने वाले, समय बदलने वाले, वो अपना समय लेते हैं। ये भाव क्यों जागृत हो रहा है आज देश के अंदर कि सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी, सबके लिए करेगी, और जो बड़े और कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। और एक चीज और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जिन सपनों की बात आप कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री एक चीज और कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में आप उन सपनों को भी पूरा होते हुए देखेंगे जो सपने आप आज देख रहे हैं। ये विश्वास कैसे आता है? देखिए, विश्वास लोगों के प्रेम से आता है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, जब लोग आपको उम्मीदों से देखते हैं, तो नेता में आत्मविश्वास आता है, भरोसा आता है कि लाखों लाख लोग भारत की
1 अरब 40 करोड़ की जो जनशक्ति है वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। जब इतना आत्मविश्वास लोग आपको देते हैं तो आपका भरोसा बढ़ जाता है और आप उन्हें डिलीवर करना चाहते हैं, क्योंकि लोग आपको उम्मीदों से देख रहे हैं, लोग आपको बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आप ऐसे हैं जो डिलीवर कर सकते हैं, जो एक क्षमता। तो जनता से ही शक्ति नेता को मिलती है और ये जनता की जो सामूहिक आकांक्षाएं नेता के माध्यम से प्रकट होती है। तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के जो स्वप्न हैं, भारत राष्ट्र के जो सपने हैं, भारतीयों के जो सपने हैं, उन सपनों में रंग भरने के लिए आगे बढ़ चले हैं और उनके साथ एक विश्वास संयुक्त है। और आज भारत का ही क्यों, आज तो दुनिया के लोग भी उन पर भरोसा कर रहे हैं। जो तमाम जो बड़ी शक्तियां हैं वो भी बड़ी उम्मीदों के साथ भारत को देख रही हैं, क्योंकि भारत की जनशक्ति में जो एक निराशा थी, जो एक अवसाद थे, जो एक निराशा लोगों के अंदर घर करती जा रही कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज भारतीय आगे बढ़ के कह रहे हैं हम सब कुछ कर सकते हैं और हम सब कुछ डिलीवर कर सकते हैं और एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं। एक सुंदर दुनिया, एक अच्छी दुनिया, एक समर्थ दुनिया, इस जो समर्थ भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, ये सारी चीजें आज फलीभूत होती हुई दिख रही हैं। तो सिर्फ उस आत्मविश्वास के नाते, जो आत्मविश्वास जनता ने हमारे राष्ट्र नायक पर दिखाया है। जिस सुंदर दुनिया का आप जिक्र कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी जिस सुंदर दुनिया के लिए या अमृतकाल की बात कर रहे हैं, वो सुंदर दुनिया अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की तक लाभ पहुंचाने के बिना संभव नहीं होगी। उसके अंत्योदय की बात प्रधानमंत्री करते हैं। और मैं अगर जनसंचार की बात करूं, चूंकि आप संचार विशेषज्ञ भी हैं, लंबा अनुभव आपका जनसंचार और संचार के क्षेत्र में एज अ प्रोफेसर रहा है, मीडिया गुरु रहा है, जनसंचार की भूमिका अंत्योदय में आप किस तरीके से देखते हैं? तो मुझे लगता है, देखिए, आखिरी आदमी को ताकत देना, उसको एम्पावर्ड करना, उसको ताकतवर बनाना, उसके लिए भरोसा जताना, ये संचार के माध्यम से संभव है। जब आप सकारात्मक संचार करते हैं, भरोसा देने वाला संचार करते हैं और उसके मन में उम्मीद जगाते हैं, उसके व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें एक विश्वास आता है कि ऐसा हो सकता है। जब आप केस स्टडीज लेके आते हैं, दुनिया भर की सफलताओं की कहानियां बताते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में छोटे छोटे स्थानों पर सफलतापूर्वक भारत के विकास में लगे लोगों की कहानियां बताते हैं। जब ये कहानियां बताते हैं तो ये लोगों को, उन जिनकी कहानियां बता रहे हैं, उनके अलावा तमाम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी ऐसा कर सकते हैं अपने स्थानों पर। तो साधन आज कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है, सुविधाएं आज बाधा नहीं है, किसी भी स्थान पर रहकर आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने शब्द दिया, संकल्प से सिद्धि। अगर आप संकल्प लेते हैं तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जब सकारात्मक संचार होता है, जब एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात होती है दुनिया के अंदर, तो एक परिवर्तन आता ही आता है। आज भारत में इस प्रकार की कहानियां, इस प्रकार की केस स्टडीज, इस प्रकार के विषय अनेक माध्यमों से लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं उस माध्यम के संवाहक बने हैं। तो मुझे लगता है एक बदलती हुई दुनिया को हम देख रहे हैं, बदलते हुए भारत को देख रहे हैं, एक नया भारत गढ़ने की तरफ हम सब अग्रसर हैं। एक नया भारत गढ़ने की तरफ हम सब अग्रसर हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। और जो संकल्प से सिद्धि की बात आपने कही, वो संकल्प से सिद्धि प्रधानमंत्री की पूरी छवि में पिछले 9 सालों में इस देश ने देखी है। और वही सिद्धि के साथ आगे, संकल्प के साथ आगे बढ़ना, उस मिशन के साथ आगे बढ़ना, अगले 25 सालों में अमृतकाल में पराक्रम की पराकाष्ठा करने की बात जो प्रधानमंत्री कहते हैं, अब वो भी यही उम्मीद करते हैं कि देश उनके साथ चले और देश भी यही चाहता है कि नेतृत्व उस स्तर का हो कि वो देश में उनके मिशन को आगे लेकर जाए और देश को विकसित राष्ट्र की तस्वीर बनते हुआ देखे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद है कि जनसंचार के माध्यम हो, साहित्य हो, लेख हो, इनके माध्यम से भी लोग जानेंगे, समझेंगे कि अमृतकाल का भारत आखिर किस तरीके का होगा और काम आगे किस तरीके से करना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।